वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसको समझने से पहले हम कुछ लॉज पढ़ेंगे जिसके आधार पे एटम एंड मॉलिक्यूल की थ्योरी को हम इजीली समझ सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चैप्टर 3 में आपका सबसे पहला पॉइंट है जिसमें कुछ लॉज बताए हैं। लॉज ऑफ, तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की थ्योरी दी थी, या ये लॉ लाए थे दो साइंटिस्ट, लेवोशियर एंड प्राउस्ट ने। तो उन्होंने सबसे फर्स्ट जो लॉ बनाया था वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज गिवन बाय लेवोशियर इन 1774। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, ठीक है, तो उन केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो क्या रूल्स है, तो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मास कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। ओके, उन्होंने क्या बताया, मास कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, हमारा लॉ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स मास क्या है, कांस्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स का जो मास और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है, दोनों का मास क्या होता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहता है। जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी होगा। तो ये इसी आधार पर उन्होंने थ्योरी दी है, मास के नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। और क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमको ये दो प्रोडक्ट मिले। अब इसमें अब हम क्या बात कर रहे हैं, मास की, कि मास जो है वो कंजर्व रहता है। तो किस तरह से, अब बेरियम क्लोराइड के 20.8 ग्राम हमने बेरियम क्लोराइड लिया और 14.2 ग्राम हमने सोडियम सल्फेट लिया। तो प्रोडक्ट में देखिए, तो हमको प्रोडक्ट मिला 23.3 ग्राम बेरियम सल्फेट और 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। तो टोटल मास, तो इन दोनों का टोटल मास क्या होगा, 20.8 प्लस 14.2 इज इक्वल टू 35 ग्राम। क्या मिला हमको, 35 ग्राम। इसी तरह से हम प्रोडक्ट का टोटल मास निकालेंगे, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 23.3 प्लस 11.7 इज इक्वल टू 35 ग्राम। तो हम अगर आप तो नोटिस किया है आपने कि जो रिएक्टेंट का मास है 35 ग्राम, वही प्रोडक्ट का भी मास है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये क्लियर होता है कि जो मास है, जो रिएक्शन में जो मास होता है वो कंजर्व रहता है। मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। तो बहुत ही इजी सा रूल है जो लॉ ऑफ लेवोशियर ने दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सेकंड है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी बहुत सिंपल है। ये किसने दिया था, इट इज गिवन बाय द प्राउस्ट इन 1779। ओके, द लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट in 1779. According to this law, in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पहले वाला जो लॉ था वो था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास क्या है, मास क्या है, हमेशा कंजर्व रहेगा। अब सेकेंड लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम ये कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, ठीक है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स का जो मास होता है वो क्या होता है, हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहता है, या एक फिक्स प्रोपोर्शन उसका होता है। ठीक है, उस मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इन वाटर कंपाउंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। अगर
वाटर कंपाउंड लेते हैं H2O। अब H2O में क्या है, हाइड्रोजन के मॉल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है वो हमेशा फिक्स रेशियो में रहेगा। तो उसका रेशियो होता है हमारा 1:8। अब इसको हम देखते हैं। ये मैंने दिया है H2O। H2O में क्या है, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास, ठीक है। तो जब इनका रेशियो निकलता है तो वो आता है हमारा 1:8। मतलब कोई से भी केमिकल रिएक्शन में H2O अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसका मास हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा 1:8 के। ओके, 1 हाइड्रोजन का मास होगा और 8 ऑक्सीजन का मास होगा। इसी तरह NH3 अमोनिया, इसमें क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम्स। तो इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा 14:3। अब आप ये कैसे मिला हमको, किस तरह से हमने ये प्रोपोर्शन निकाला, तो उसको भी हम समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का मास होता है 1, हम सब जानते हैं। तो मैंने लिख दिया 1:2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो ये भी मैंने लिखा है 16। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो इंटू 2 कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो 2 × 1, 2:16। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1:8। तो इस तरह से हम किस तरह से हम मास का रेशियो निकालते हैं। और तो ये आ गया हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हुआ 1:8। इसी तरह हम नेक्स्ट अमोनिया का देखते हैं। अब नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन का मास हम सब जानते हैं 14 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3। तो 1 × 3 कर दिया मैंने, तो हमारा रेशियो निकला 14:3। क्लियर। तो इस तरह से सारे एलिमेंट का हम जो मास है वो निकाल सकते हैं, मास का जो रेशियो है वो हम निकाल सकते हैं। तो क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्या समझ में आता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस है उनका जो रेशियो है वो हमेशा, मास का जो रेशियो है वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको समझाती हूँ। डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब मैंने वाटर लिया, वाटर को डिकम्पोज करवाया, ठीक है, H2O वाटर। तो हमको क्या मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। क्या मिली हमको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप समझिए कि मैंने 9 ग्राम वाटर लिया है, ठीक है। कितना लिया है मैंने, 9 ग्राम वाटर। तो हमको ये क्या है, रिएक्टेंट। तो हमको क्या प्रोडक्ट मिला, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो देखिए ये इनका भी रेशियो क्या है, फिक्स है कि इस रिएक्शन में 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन 8 ग्राम रहेगा। इसी तरह सेकंड, अब मैंने इसको डबल कर दिया। अगर मैंने रिएक्शन में वाटर को डबल लिया 18 ग्राम, ठीक है। तो 18 ग्राम में तो हाइड्रोजन रहेगा 2 ग्राम एंड 16 ग्राम। अब आप बोलोगे कि यार इसमें तो रेशियो 1:8 नहीं है। नहीं, इसमें भी रेशियो 1:8 है। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 1:8। तो हो गया ये भी, इसमें भी वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:8। तो इससे क्लियर होता है कि H2O जो कंपाउंड है उसके जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा 1:8। क्लियर। इसी तरह 99 ग्राम लिया तो हाइड्रोजन का 11 आ गया और ऑक्सीजन के 88 ग्राम हमको मिलेंगे। अब इसका भी अगर रेशियो निकाला तो ये भी हमको मिल जाता है 1:8। क्लियर। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है जो आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मिलेगा। इसमें ये बताया गया है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाते हैं तो हमको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्लियर। तो अब में देखिए इसमें है कि 3 ग्राम कार्बन लिया है, 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाया तो हमको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। अगर बोल रहे हैं कि अगर 3 ग्राम कार्बन को मैं 50 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाती हूँ, बर्न करवाती हूँ, तो हमको कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी।
ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और आपकी बुक के पीछे ये क्वेश्चन भी दे रखा है कि ये किस लॉ को फॉलो करता है, और इसमें 50 ग्राम अगर ऑक्सीजन ले लेते हैं तो इसका रिएक्टेंट कितना आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में हमको कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो अब इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो ये है कि 3 ग्राम और ऑक्सीजन के कितने 8 ग्राम। कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है फिक्स प्रोपोर्शन होता है 3:8 का, ठीक है। ये कैसे नहीं, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो CO2 है, तो कार्बन का तो एक ही मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का कितने हो गए 2, तो 12:32। तो हमारा रेशियो कितना निकला 3:8। क्लियर। तो इस तरह से हमने कार्बन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 3 और 8, 3:8 का। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमको कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी, इस केमिकल रिएक्शन में भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम ही मिलेगी। अब क्यों मिलेगी, देखिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है। तो इसमें भी ऑक्सीजन 50 ग्राम है, लेकिन उसको इस केमिकल रिएक्शन में वो ओनली 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है उसी का यूज करता है, और बाकी 42 वो क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, ठीक है। तो किसी भी तो ये इससे हमारा फिक्स, ये हमको पता चलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में और कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है वो हमेशा फिक्स रहेगा। और इसमें ये देखिए 11 ग्राम प्लस मैंने 42 लिख दिया, तो हमको कितना मिला यहाँ पे 53, इधर और प्रोडक्ट भी मिला 53 ग्राम। तो ये लॉ किसको फॉलो कर रहा है, ये इस लॉ में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली बात भी हमको क्लियर होती है, और सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला भी रूल फॉलो करता है। क्लियर। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सदैव कंजर्व रहता है। और सेकंड हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन में एलिमेंट्स के जो मास होते हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।